Now we will continue our chapter from traders to rulers from the topic डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से। बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से क्या था? ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा रूल बनाया था जिसमें कि अगर किसी मतलब राजा नवाब या जो भी जो राज्य या किंगडम का किंग है उसकी कोई फर्दर संतान नहीं है या कोई हायरी नहीं है तो वो जो था वो ब्रिटिश कंपनी के अंडर आ जाएगा। लॉर्ड डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल जो भारत में बन के आए 1848 में। ही वॉज डिटरमाइंड टू एक्सटेंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर एज लार्ज एज एन एरिया एज पॉसिबल। उनका मुख्य कर्तव्य था कि ब्रिटिश कंपनी को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाना। The chief instrument through which Lord Dalhousie implemented his policy of annexation was the doctrine of lapse। सबसे जो मुख्य तरीका उन्होंने जो अपने राज्य को अपने जो ब्रिटिश कंपनी को फैलाने के लिए अपनाया वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से। अंडर द डॉक्ट्राइन when the ruler of a protected state died without a natural heir, his state was not to pass on to an adopted heir or a sanction by the age old tradition of the country। अगर कोई राजा जो है वो नेचुरली मर जाता है और अगर उसकी कोई संतान नहीं है तो वो किसी और को अपनी राजगद्दी या कुछ लिखित वसीयत के थ्रू किसी और को अपना राज्य नहीं दे सकता। वो जो है वो ब्रिटिश कंपनी के अंडर आ जाएगा। Instead, it was to annex to British India unless the adoption has been clearly approved by the British authorities। अगर कोई संतान है भी तो वो ब्रिटिश अथॉरिटी सब कुछ चेक करेंगी, जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगी तब तक राज्य जो है वो आगे उनके हायरीज को नहीं मिलेगा। मैनी स्टेट्स वर एनेक्स थ्रू दिस डॉक्ट्राइन। इसकी वजह से बहुत सारे राज्यों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। Lord Dalhousie was keep on examining the kingdom of Oudh, but the task presented certain difficulties. The Nawab of Oudh had many heirs and could not be covered by doctrine of lapse। अब लॉर्ड डलहौजी जो थे वो औध के राज्य पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उसकी बहुत सारी संतानें थी, इस वजह से वो डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से के अंतर तो नहीं आता था। Finally, Lord Dalhousie hit upon the idea of obliged by duty to protect the people of Awadh। तो फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अवध के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह वाज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग मिसगवर्नड हिज स्टेट एंड ऑफ रिफ्यूजिंग टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। हिज स्टेट वाज देयरफॉर एनेक्स्ड इन 1856। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the Great Revolt in 1857। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक नई नीति निकाली कि ये जो लोग हैं उन्हें प्रॉपर से तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये जो है मिसबिहेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग वे से उन्होंने क्या किया, जो वो शासक था वो छीन लिया। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो नए राज्य जो नई चीज़ें आई वो किस लिए आई, जो नया उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया वो क्या था। वॉरेन हेस्टिंग्स केम टू ऑफिस एट अ टाइम व्हेन द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो तब आए जब ना जी की बंगाल बल्कि बॉम्बे और मद्रास पर भी कब्जा हो चुका था। ड्यूरिंग 1773 टू 1785 ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 से लेके 1785 तक वो गवर्नर जनरल बने बंगाल के। As the first Governor General, he introduced several administrative reforms। पहले गवर्नर जनरल होने की वजह से उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। During this period, British territories were divided into 3 administrative units। इसके दौरान जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो बेसिकली 3 भाग्यों में बटी हुई थी। वन इज़ प्रेसिडेंसीज, देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। 3 प्रेसिडेंसीज थी मुख्य तौर पर, एक बॉम्बे, एक बंगाल और तीसरा मद्रास। ईच प्रेसिडेंसी वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। हर प्रेसिडेंसी जो था वो गवर्नर संभालता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, और जो उनका सुप्रीम हेड था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। फ्रॉम 1772 अ न्यू जुडिशियल सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1772 में एक नया जुडिशियल सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ 2 कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट की 2 कोर्ट थी। वन इज़ सिविल कोर्ट एंड अदर इज़ अ क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत भी कहा जाता था और क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत भी कहा जाता था। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स presided over civil courts। They were assisted by Maulvis and Hindu Pandits who interpreted Indian laws।
ये जो कोर्ट्स थी ये मौलवीज और हिंदू पंडितों के द्वारा चलाई जाती थी। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी अ मुफी बट अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। जो बेसिक कोर्ट थी, जो नॉर्मल कोर्ट थी, जिसे सिविल कोर्ट कहा जाता था, वो हिंदू पंडित और मौलवियों द्वारा चलाई जाती थी। लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट थी वो काजी और मुफियों द्वारा चलाई जाती थी। और साथ ही साथ उस पर जो पूरी सुपरविजन थी वह कलेक्टर खुद करता था। To bring about uniformity, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws in 1775. N.B. Halayat translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim laws was also compiled. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was set up. A court of appeal called the Sadar Nizamat Adalat was also established at Calcutta. फिर इन्होंने पंडितों द्वारा 11 नियम लिखे गए, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, मुस्लिम्स की जो रेजेंसीज थी वो भी लिखी गई। और क्या हुआ, इन्होंने एक नई कोर्ट बनाई जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था, या फिर जो था सदार निज़ामत अदालत भी कहा जाता था। इसे इन्होंने कलकत्ता में भी एस्टेब्लिश किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अब सबसे बड़ी जो हस्ती थी वो कलेक्टर था। हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। अब उसका मुख्य तौर पे काम था रेवेन्यू और टैक्सेस इकट्ठे करना, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसे शहर में या डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करवाना, कि लोग उसकी पालन करें उन लॉज एंड ऑर्डर्स का। टू हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स ही टुक हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। अब उन लॉज एंड ऑर्डर्स को मेंटेन कराने के लिए वो पुलिस ऑफिसर्स, दरोगाज, इन सब की जो मदद था वो भी लेता था। हिज ऑफिस द कलेक्टरेट, उसका जो ऑफिस था, जो दफ्तर था, वो द कलेक्टरेट कहलाता था। बिकम द सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। वो सेंटर ऑफ पावर कहलाता था कि मुख्य तौर की सारे पावर्स जो थी अब कलेक्टर के हाथ में ही थी। नेक्स्ट, द कंपनी आर्मी। कंपनी की आर्मी किस तरह की थी? द ब्रिटिश आर्मी फुलफिल्ड 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो अंग्रेजों की आर्मी थी वो 4 मुख्य फंक्शंस थे उनके। इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द इंडियन पावर्स वर कंक्योर्ड। ये मुख्य तौर का हथियार थे जिसके द्वारा उन्होंने भारत को जीता था। इट डिफेंडेड द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम फॉरेन राइवल्स। ये जो अंग्रेज़ थे उन्हें जो फॉरेन राइवल्स थे जैसे फ्रेंच, यूरोपियंस, उनसे बचाती थी, उनके प्रति एक जैसे वॉल का काम करती थी, इन्हें डिफेंड करती थी उनसे। इट सेफ गार्ड्स ब्रिटिश सुप्रमेसी फ्रॉम द थ्रेट ऑफ इंटरनल रिवोल्ट। अगर अंदरूनी भाग से कोई इनके प्रति आवाज़ ना उठा सके तो ये एक डर भी लोगों में पैदा करती थी जो इनकी आर्मी थी, तो इन्हें इंटरनल रिवोल्ट से भी जो थी ये बचाती थी। It was the chief instrument for extending and defending the British Empire in Asia and Africa। और अब ये बहुत मुख्य हथियार था कि अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वह अपना राज्य इंडिया से अब एशिया और अफ्रीका पे जो है वो अपना कब्ज़ा जो था इस आर्मी के थ्रू जमा सकते थे। तो इनकी जो ब्रिटिश आर्मी थी 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। उसके पहला ये कि इन्हें इंडिया पे राज्य पाने में मतलब इंडिया पे कब्ज़ा पाने में मदद की। दूसरा, इन्हें डिफेंड करती थी जो फॉरेन राइवल्स थे इनके, जैसे यूरोपियंस और फ्रेंच राइवल्स थे, उनसे जो थी इनको बचाती थी। तीसरा, ये जो मतलब इंटरनल रिवोल्ट, अब हिंदुस्तान के लोग इनके प्रति आवाज़ ना उठा दें तो इस चीज़ के लिए भी इन्हें मतलब एक अच्छी पावर देती थी, लोग डरते थे इनकी आर्मी से। और चौथा था कि इसी आर्मी के सर पे ये जो थे एशिया और अफ्रीका के ऊपर भी कब्जा जमाना चाहते थे। तो ये 4 मुख्य फंक्शंस थे ब्रिटिश आर्मी के। द बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स। और ये भी एक बड़ी मुख्य बात थी कि जो ब्रिटिश की कंपनी आर्मी थी उसके जो मुख्य सैनिक थे वो सारे भारतीय थे। इन 1857 द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी इन इंडिया वॉज 311,400, यानी कि जो स्ट्रेंथ थी वो 3,11,400 थी। ऑफ होम 2,65,900 वर इंडियंस। 3,11,400 में से 2,65,900 जो थे वो हिंदुस्तानी थे। In 1856 only 3 Indians in the army received a salary of ₹300 per month। 1856 में सिर्फ 3 ऐसे भारतीय सैनिक थे जिन्हें तनख्वाह मिली 300 रुपये महीना की। द हाईएस्ट इंडियन ऑफिसर वॉज अ सूबेदार। जो हाईएस्ट ऑफिसर था जो इंडियन था वो सूबेदार की पोस्ट पे था।
A large number of Indian troops were employed as British troops were far too expensive. Moreover, the population of Britain was far too small to provide the large soldiery needed for the conquest of India. As a countermeasure, the army was officered entirely by British officials, and a certain number of British troops were maintained to keep the Indian soldiers under control. लेकिन जो इतनी संख्या की जो आर्मी जो इंडिया पे कॉन्क्वेयर करने के लिए चाहिए थी, वो कभी ब्रिटेन के द्वारा बनाई भी नहीं जा सकती थी, वह पॉसिबल ही नहीं था, उनकी अपनी इतनी जनसंख्या ही नहीं थी। कुछ ही जो मुख्य ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, और कुछ जो ट्रूप्स थे वही बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के, ताकि वो इंडियन ट्रूप्स पे कंट्रोल कर सकें। The army helped the company to protect its trade, defend the empire, to extend its territory and to put down internal rebellions. आर्मी हर तरह से कंपनी की मदद करती थी, चाहे वो अपने एम्पायर को बचाना हो, टेरिटरी पे कब्जा जमाना हो, या ट्रेड को बड़ी आसानी से करना हो। द इंडियन स्पोय रिमेन्ड लॉयल टू द मास्टर हु पेड हिम वेल। The army was well equipped and trained. That is why such a small number of British soldiers could conquer and hold on to India for so long. अब जो ये आर्मी थी बहुत अच्छी थी, राजाओं द्वारा इन्हें सेना को जो था ट्रेन किया गया था, तो इसी वजह से जो अंग्रेज थे वो भारत पे कब्जा कर पाए। इन 1820s वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज, 1820 में अब वॉर की टेक्नोलॉजी चेंज हुई। द रीज़न वॉज दैट ब्रिटिश एम्पायर वॉज बिजी इन फाइटिंग इन बर्मा। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो बर्मा के युद्ध में बिजी थे। तो अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मुस्कैट्स एंड मैचलॉक्स, द सोल्जर्स हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। अब क्या था, जो अफगानिस्तान और वहाँ पे था, कुछ नए तरह की टेक्निक्स आ चुकी थी। In the 19th century, the British began to develop a uniform military code. अब 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मतलब एक इक्वल मिलिट्री कोड बनाया। द सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब जो सेना थी उसको यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देनी शुरू करी गई। ड्रिल एंड डिसिप्लिन विच क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया गया। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब उनकी धर्म वरम सब चीज़ को पीछे रख करके एक अच्छी फोर्स, एक प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने का काम जो था वो शुरू हुआ। The East India Company became a virtual ruler of India. The arrival of the new steam engine in the early 19th century encouraged this process. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो वर्चुअल रूलर तो थी अब, लेकिन स्टीम इंजन के आने से, रेलवे के डेवलपमेंट से जो था और ज़्यादा इनकरेज हुआ इस प्रोसेस को। Now steam ships reduce the journey time, thus enabling Britishers and their families to come a far off country like India. अब स्टीम इंजन के बाद स्टीम शिप्स चलने लगी, जिसकी वजह से रास्ता जो था वो जल्दी तय होने लगा। अब अक्सर जो थी अंग्रेज़ों के और उनके परिवार थे वो इंडिया में आते रहते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे एक छोटा सा ट्रेड करने की परमिशन से लेके और उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया, और किस तरीके से हमारे देश को लूटा, हमारे लोगों को परेशान किया, उन पे इतना राज किया, हमारे ही राजाओं को हरा दिया गया, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, इंडिया की वेल्थ जो थी कम्प्लीटली उन्होंने छीन ली। इतने ज़्यादा उन्हें कर्ज, मतलब जो अगर युद्ध के लिए विद्रोह करते थे अगर राजा, तो उनसे इतना ज़्यादा दंड लिया जाता था, मिलियंस में उनसे पैसे लिए जाते थे। तो थिंक कि इंडिया के पास कितना ज़्यादा पैसा था, कितना वेल्दी इंडिया था, जो अंग्रेज़ों ने एक ट्रेड करने के बारे में सोच कर आए थे और धीरे धीरे कब्जा करके बिल्कुल जो था हमें ख़त्म कर दिया, हमारी पूरी वेल्थ को उन्होंने विनाश कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू रूलर्स।